प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग अब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। धार्मिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त अब्राह्मण ग्रंथों से उस समय की विभिन्न अवस्थाओं का पता चलता है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध मतावलंबियों ने जिस साहित्य का सृजन किया या निर्माण किया, उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए प्रचुर सामग्रियां निहित है। त्रिपिटक इनका महान ग्रंथ है। सूत, विनय तथा अमिधम मिलाकर त्रिपिटक कहलाते हैं। बौद्ध संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरणीय नियम विधान विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। सूत पिटक में बुद्ध देव के धर्मोपदेश है। गौतम निकायों में विभक्त है। प्रथम दीर्घ निकाय में बुद्ध के जीवन से संबद्ध एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों के विशेष विवरण है। दूसरे संयुक्त निकाय में 6ठी शताब्दी पूर्व के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, किंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी इससे अधिक होती है। तीसरे मध्यम निकाय को भगवान बुद्ध को दैविक शक्तियों से युक्त एक विलक्षण व्यक्ति मानता है। चौथे अंगुत्तर निकाय में 16 महान पदों की सूची मिलती है। पांचवें खुद्दक निकाय लघु ग्रंथों का संग्रह है, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व से लेकर मौर्य काल तक का इतिहास प्रस्तुत करता है। अमिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी है। मिलिंद मन में यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का उल्लेख है। दीपवंश मौर्य काल के इतिहास की जानकारी देता है। महावंश भी मौर्यकालीन इतिहास को बतलाता है। महाबोधि वंश मौर्य काल का ही इतिहास माना जाता है। महावस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन को बिंदु बनाकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। ललित विस्तार में बुद्ध की ऐहिक लीलाओं का वर्णन है, जो महायान से संबद्ध है। पाली की निदान कथा बोधिसत्वों का वर्णन करती है। यातिमौख, महावग, चुगलवग, सूत विभंग एवं परिवार में भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का उल्लेख है। ये पांचों ग्रंथ विनय के अंतर्गत आते हैं। अमिधम के 7 संग्रह है, जिनमें तत्व ज्ञान की चर्चा की गई है। ऐतिहासिक ज्ञान के लिए त्रिपिटकों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि इसमें बौद्ध संघों के संगठनों का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाओं का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जिनकी संख्या 549 है। इनका महत्व केवल इसलिए नहीं है कि उनका साहित्य और कला श्रेष्ठ है, प्रत्युत 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से भी उनका वैसा ऊंचा मान है। जातक में भगवान बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं उल्लेखित है। जैन ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैन ग्रंथ भी उपयोगी है। ये प्रधानतः धार्मिक है। इन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वत विशेष महत्वपूर्ण है। भद्रबाहु चरित्र दूसरा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जिसमें जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में भी उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त कथाकोश, पुण्याश्रव, कथाकोश, त्रिलोक प्रगस्ति, आवश्यक सूत्र, कालिका पुराण, कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि अनेक जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास की सामग्रियां प्रस्तुत करते हैं। इनके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंदीपनहो, दिव्यावदान आदि ग्रंथ की इन दोनों धर्मों और मौर्य साम्राज्य के संबंध में यत्र तत्र यहाँ वहाँ उल्लेख करते हैं। लौकिक साहित्य ऐतिहासिक सामग्रियों की उपलब्धि के दृष्टिकोण से लौकिक साहित्य को प्रमुखतः अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐसे अनेक विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनमें केवल सम्राट और शासन के संबंधित तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है।
ऐसे ग्रंथों में कलहनकृत राजतरंगिणी नामक ग्रंथ सर्वप्रथम आता है, जो पूर्णतः ऐतिहासिक है। इसमें कथावाहिक रूप में प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों, राज्य शासकों और प्रशस्तियों के आधार पर ऐतिहासिक वृत्तांत प्रस्तुत किए गए हैं। इसकी रचना 1148 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कश्मीर के सारे नरेशों के इतिहास जानकारी इस प्रसिद्ध ग्रंथ से होती है। इसमें क्रमबद्धता का पूरी तरह निर्वाह किया गया है। इसी श्रेणी में तमिल ग्रंथ भी आते हैं। ये है नंदीवक लाम्बकम, ओटकतुतन का कुलोतुगंज, पुल्लैतमिल, जयगोंडार का कलिंगतुंधरनी, राजराज सोलन, उला और चोल वंश चरितम। इसी श्रेणी में सिंहल के 2 ग्रंथ दीपवंश और महावंश भी आते हैं, जिनमें बौद्ध भारत का उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस सिकंदर के आक्रमण के शीघ्र बाद ही भारतीय राजनीति का उद्घाटन करता है। पोरस, जिसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुद्रा राक्षस के प्रमुख पात्रों में एक है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य तथा कुछ तत्कालीन राजाओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इसी संबंध में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना मुद्रा राक्षस के पूर्व ही की गई थी। इस ग्रंथ में रचनाकार ने तत्कालीन यानी उस समय के शासन पद्धति पर प्रकाश डाला है। राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, न्याय आदि अनेक विषयों के संबंध में कौटिल्य ने प्रकाश डाला है। वास्तव में मौर्यकालीन इतिहास का यह ग्रंथ एक दर्पण है। पाणिनि का अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ होते हुए भी मौर्य पूर्व और मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डालता है। इसी तरह पतंजलि का महाभाष्य भी राजनीति के संबंध में चर्चा करता है। शुक्र नीति सार भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें उस समय के भारतीय समाज का वर्णन मिलता है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता पुराण का एक भाग है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। कालिदास का मालविकाग्निमित्र साहित्यिक होते हुए भी ऐतिहासिक सामग्रियां प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ में कालिदास ने पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ राज की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा का उल्लेख किया है। विदेशी विवरण देशी लेखकों के अतिरिक्त विदेशी लेखकों के साहित्य से भी प्राचीन भारत के इतिहास पृष्ठ निर्मित किए गए हैं। अनेक विदेशी यात्रियों एवं लेखकों ने स्वयं भारत की यात्रा करके या लोगों से सुनकर भारतीय संस्कृति में ग्रंथों का प्रणयन किया है। इसमें यूनान, रोम, चीन, तिब्बत, अरब आदि देशों के यात्री शामिल हैं। यूनानियों के विवरण सिकंदर के पूर्व, उसके समकालीन तथा उसके पश्चात की परिस्थितियों से संबंधित है। स्काइलेक्स पहला यूनानी सैनिक था, जिसने सिंधु नदी का पता लगाने के लिए अपने स्वामी डेरियस प्रथम के आदेश से सर्वप्रथम भारत की भूमि पर कदम रखा था। इसके विवरण से पता चलता है कि भारतीय समाज में उच्च कुलीन जनों का काफी सम्मान था। हेकेटियस दूसरा यूनानी लेखक था, जिसने भारत और विदेशों के बीच कायम हुए राजनीतिक संबंधों की चर्चा की है। हेरोडोटस, जो एक प्रसिद्ध यूनानी लेखक था, ने यह लिखा है कि भारतीय युद्ध प्रेमी थे। इसी लेखक के ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि भारत का उत्तरी और पश्चिमी देशों से मधुर संबंध था। टेसियस ईरानी सम्राट जेरेक्सस का वैद्य था, जिसने सिकंदर के पूर्व के भारतीय समाज के संगठन, रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि का वर्णन किया है, पर इसके विवरण अधिकांशतः कल्पना प्रधान और असत्य है। सिकंदर के समय में भी ऐसे अनेक लेखक थे, जिन्होंने भारत के संबंध में ग्रंथों की रचना की। ये लेखक सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय ही उनके साथ भारतवर्ष आए थे। उनमें अरिस्टोबुलस, न्याक्स, चारस, यूमेनिस आदि के नाम उल्लेखनीय है। सिकंदर के पश्चातकालीन यात्रियों और लेखकों में मेगास्थनीज, प्लनी, टालिमी, डाइमेकस, डायोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, कर्टियस, जस्टिन, स्ट्रेबो आदि के नाम उल्लेख मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस की ओर से राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी इंडिका भारतीय संस्थाओं, भूगोल, समाज के वर्गीकरण, पाटलिपुत्र आदि के संबंध में प्रचुर सामग्रियां देती है।
यद्यपि इस ग्रंथ का मूल स्वरूप अभी तक प्राप्त नहीं है, पर इसके उद्भरण अनेकों लेखकों के ग्रंथों से आए हैं। डायमेकस राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में कुछ दिनों तक रहा, जिसने अपने समय की सभ्यता और राजनीति का उल्लेख किया है। इस लेखक की भी मूल पुस्तिका उपलब्ध नहीं है। तामली ने भारतीय भूगोल की रचना की। प्लिनी ने अपने प्राकृतिक इतिहास में भारतीय पशुओं, पौधों, खनिजों आदि का वर्णन किया है। इसी प्रकार एरेलियन के लेख तथा कर्टियस, जस्टिन और स्ट्रेबो के विवरण भी प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन की सामग्रियां प्रदान करते हैं। इरिथियन सागर का पेरिप्लस नामक ग्रंथ, जिसके रचयिता का नाम अज्ञात है, भारत के वाणिज्य के संबंध में ज्ञान देता है।